क्लास 9th क्या हाल है भाई? देख रहे हो आज का ये टॉपिक है। सबसे पहले तो दिख रहा फोर्स, दूसरा टॉपिक है ना फिजिक्स का फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? जनरली जानते हो फोर्स का मतलब फोर्स धक्का देना, ठीक है। मैं इसको ऐसे अगर ऐसे करके मारूं तो वो गिर जाएगा। मैंने फोर्स डाला, दीवार में ऐसे ऐसे करते रहो, कुछ नहीं होगा। फोर्स तब भी दे रहे हैं पर इसके लायक नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है? तो फोर्स दो तरह का होता है, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। इसको मूव कराने के लिए इसमें बुलडोजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो फोर्स मैं ऐसे ऐसे मार रहा हूँ ना जिसके लायक नहीं है, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि मूव करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो फोर्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, फोर्स ये तो हो गया बैलेंस फोर्स, जल्दी से देखना। और ये थ्योरी है तो आप भी ढूंढ ढांड के, क्योंकि घर पे बैठे हुए हो तो आप नेट पे ढूंढ ढांड के आप थोड़े से नोट्स बना लेना। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ये दो तरह का फोर्स है। बैलेंस फोर्स का पहचान ही है ना, अगर डेफिनेशन की बात करूं ना कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी पार्टिकल, कुछ भी कह लो, बॉडी इक्वल टू 0। बैलेंस फोर्स का मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स है, ये नहीं है, फोर्स है। अब जरा एक बात बताओ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये मैं बुक लेता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे रखता हूँ, क्लियर है। अब मैं इसको ऐसे धीरे से पुश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में, इसका जो फ्रिक्शन है ना वो इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स का सम क्या 0, इसलिए कोई मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब फोर्स है ही नहीं। यहाँ पे दो तरह का फोर्स है, दो तरह का नहीं, मैं तो कहता हूँ 4 तरह का फोर्स है। एक देखो इसका वेट नीचे की तरफ, और उसका जो रिएक्शन होता है ना जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स रिएक्शन, अभी आप पढ़ोगे 3rd लॉ में। तो एक तो इसका वेट हो गया नीचे की तरफ, एक उस वेट का रिएक्शन हो गया ऊपर की तरफ, एक मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, अब वो उधर से फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। 4 तरह का फोर्स है, चारों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट भी है और इक्वल भी है। तो टोटल सम जो हो गया ना वो क्या हो गया 0। रस्सा खेल वाला, रस्सा खींचने वाला खेल जानते हो ना, इधर से भी खींच रहा है उधर से भी खींच रहा है, कोई मूवमेंट नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, 10 लोग उधर खींच रहे हैं 10 लोग इधर खींच रहे हैं, दोनों का फोर्स सेम हो गया, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो गया। तो ऐसे को क्या बोलते हो? बैलेंस फोर्स। तो इसका पहचान क्या है? जो एक्सीलरेशन होता है ना वो 0 हो जाता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? 0, नो एक्सीलरेशन। भाई एक्सीलरेशन रहेगा तो क्या होगा? स्पीड चेंज होगा, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड चेंज होगा तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म अगर चल रहा है तो उसका जो स्पीड है ना वो कोई चेंज नहीं होगा, ना डायरेक्शन में ना स्पीड में, यूनिफॉर्म मोशन जिसको आप कहते हो, याद है? ये देखो आप, तो ये पहचान है। अब एक अनबैलेंस फोर्स आ गया, तो सम ऑफ ऑल फोर्स, इसका उल्टा, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉट इक्वल टू 0, therefore एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जो मोशन होगा उसको, जब एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो इसको क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा हो जाएगा। देखो ठीक है। तो ये तो फोर्स के हालचाल है भाई, क्लियर है। अच्छा, फोर्स को और कैटेगराइज करता हूँ टाइप्स में, ये समझ में आ गया ना। आप खुद भी नोट्स बना लेना। बस बैलेंस फोर्स ये देख रहे हो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना ढूंढ के, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और जानना जरूरी है। इसका देखो फोर्स को और कैटेगराइज करता हूँ टाइप्स में। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है भाई। अब ये फोर्स जैसे पुश करूँगा या पुल करूँगा किसी को तो उसको पकड़ना पड़ेगा मुझे, इसको पुश करना है, ठीक है, या पुल करना है, तो मुझे तो उसको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा ना। मान लो किसी को थप्पड़ मारना है, हाथ से उसके गाल पे मारना पड़ेगा ना, ठीक है। थप्पड़ छोड़ दो, मान लो किसी को लात मारना है, कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है भैया, ये हाल है। तो ये कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स।
तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, ये ले सकते हो, है ना। और भी एग्जांपल, थप्पड़ मारना, लात मारना, वो ऐड कर सकते हो तुम चाहो तो। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये फोर्स जिसके लिए कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आप मैग्नेटिक फोर्स देख लो, आप मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और आप ग्रेविटी की बात कर लो, है ना। जैसे मैं मान लो मार्कर को अगर ऐसे छोड़ दो तो नीचे ही गिरेगा, इसका मतलब थोड़ी नीचे से ऐसे करके कोई खींच रहा है, वो अर्थ खींच रहा है, बिना कांटेक्ट किए अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये हो गया, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। और ये अब आता हूं लॉ ऑफ मोशन पे। अब ये न्यूटन्स का दिया हुआ है, न्यूटन्स ने नहीं पढ़ने वाले बच्चों का जीना हराम कर रखा। फिजिक्स में तो कई सारा चीज़ दिया हुआ है, हर एक में आओगे तो न्यूटन्स मिलेगा आपको, 11, 12 सब जगह न्यूटन्स के कंसेप्ट हैं। फिजिक्स तो छोड़ो, मैथ्स में डाल दिया। अभी 12th वाले पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कैलकुलस, 40 मार्क्स का आता है बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, वो न्यूटन्स के दिए हुए, ठीक है। अगर ये हमारे मोहल्ले में भी होता तो बच्चे इसको कब के धोखे रख देते, समझ रहे हो ना, दोनों ये चीज़ें। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया था। एक तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ, बड़ा कॉमन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ, है ना। आप आगे चल के आर्ट्स रखो या कुछ भी रखो या कुछ भी ना रखो, पढ़ना छोड़ दो, पर न्यूटन्स के तीनों लॉ ये सबको याद रहता है। ये ऐसा लॉ दिया हुआ है इसने। जो फर्स्ट लॉ है ना, इसको बोलते हैं निठल्लेपन का नियम। तो ये तो तुम खुद भी लिख सकते हो, पर चलो मैं थोड़ा डिस्कस करने के लिए, ये देखो, एवरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट में मतलब कुछ भी ले लो आप, बॉडी वगैरह कुछ भी, इन दिस यूनिवर्स, in this universe will continue its state of rest, state का मतलब समझ रहे हो ना, अवस्था, state of rest, दिख रहा है, रेस्ट, और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तुम जानते हो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन वाले का 0 होता है। इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन की बात करो, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस acted upon some external, अब मैं सीधा सीधा फोर्स तो लिख नहीं सकता, फोर्स बैलेंस भी होता है, अनबैलेंस भी होता है। बैलेंस फोर्स से कुछ नहीं बिगड़ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा अनबैलेंस फोर्स। अगर फिजिक्स में कहो ना कि मैंने फोर्स लगा के उसको हिला के रख दिया, तो इसका मतलब वो फोर्स अनबैलेंस होगा। तो फोर्स का मतलब हमेशा अनबैलेंस फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन, अच्छा ये मैंने इसीलिए लिख दिया ना कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स का है लैंग्वेज में, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तुम इसको देख रहे हो, इस चीज़ को देख रहे हो, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर मान लो ये कोई अपने मोहल्ले का कोई बंदा होता ना, न्यूटन, उसका नाम होता नूतन, तो पता है इस नियम को क्या बोलता, इसको बोलता है निठल्लेपन का नियम, या उसको दूसरा नाम भी दे सकता था कि हम नहीं सुधरेंगे नियम, मतलब जो जैसा वैसे ही रहने दो, ठीक है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी ही देखो, जब तक कि आपका सर भारी नहीं हो जाए, आंख दर्द ना करे, तब तक आप सोए हो तो सोए ही रह जाओ, ठीक है, जब तक भूख ना लगे, है ना। इस तरीके से है, तो जो जैसा वैसे ही रहना चाहता है, न्यूटन का कहना है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्टनेस, उसको इनर्सिया, निठल्लापन, है ना। लॉ ऑफ इनर्टनेस से पढ़ा लॉ ऑफ इनर्सिया, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्टनेस या लॉ ऑफ इनर्सिया। बड़ा कॉमन सा नाम है, लॉ ऑफ इनर्सिया। ये देखो, इनर्सिया, ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो निठल्लेपन का नियम, ठीक है। अब ये इनका कहना है। अब ये कोई चीज़ अगर मान लो चल रहा है, ऐसे से चल रहा है,
तो इसका स्पीड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड चेंज करना है तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स भी कैसा हो, अनबैलेंस। अगर कोई चीज़ रेस्ट है तो ये हिलेगा भी नहीं जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस। ये इसका है, आपको इसी लैंग्वेज में रटना पड़ेगा, अपना लैंग्वेज आप डाल नहीं सकते। जो लॉज होते हैं ना उसमें अपना लैंग्वेज आप डाल ही नहीं सकते। न्यूटन ने जैसा कहा वैसा है, ठीक है। अब आपने पढ़ा ना, इनर्शिया पढ़ा है, इनर्शिया है ना। तो इनर्शिया मीन्स निठल्लापन हो गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब इनर्शिया किस टाइप का इनर्शिया, अब आप टीवी देख रहे हो तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ टीवी देखना। आप सोए हो, इनर्शिया ऑफ सोए रहना। गप्पे मार रहे हो, नहीं पढ़ना है, ये सब इनर्शिया है ना, क्लियर है। जब तक आपकी मम्मी लात ना मारे, हाथ ना मारे, बेलन ना फेंकें, झाड़ू ना मारें, तब तक नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसा वैसे ही रहना चाहते हो, अच्छा भी लगता है। इनर्शिया किस तरीके से होता है जरा देखो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, रेस्ट में रहने का, ठीक है। कोई भी रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन कहना, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है ना। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये इस तरीके से इनर्शिया फिजिक्स में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई चीज़ अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, ठीक है। बल्कि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, पोस्ट कार्ड वाला, और ये ग्लास रख लो, उसके ऊपर ये पोस्ट कार्ड रख लो, कॉइन रख लो, इसको तेज़ी से ऐसे करके मार दो, टक से इसे बाहर आएगा कॉइन, ठीक है। मैं भी ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पे आप कागज़ रख लो टेबल पे, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप देखना तो करके मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो ये टेबल है, यहाँ पे ग्लास रख लो, ग्लास ऐसे थोड़ा सा पेज बाहर निकाल लो ऐसे, है ना। और यहाँ पे कोई ग्लास आप रख लीजिए, ऐसे करके ग्लास रख लीजिए, ठीक है। और आप इस हाथ से पकड़ के कागज़ को तेज़ी से यहाँ पे मारो, एक हाथ से ये पकड़ लो, ठीक है। कागज़ को तेज़ी से मारो, तो जब ऐसे तेज़ी से मारोगे ना तो क्या होगा, पानी का गिलास यहीं का यहीं रह जाएगा, कागज़ बाहर निकल जाएगा। पर एक ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे कराटे मारना, एक हाथ से ये पकड़ के और एक हाथ से यहाँ पे कराटे मारना, तेज़ी से निकल जाएगा गिलास वहीं का वहीं। तो हम ये बता देंगे दुनिया को, देखो बिना टच किए मैंने अंदर से कागज़ निकाल दिया, पानी का जो गिलास था उसका कुछ नहीं हुआ, इवन कि पानी बाहर नहीं गिरा और ये बाहर आ गया। ये सब क्या था, कॉइन कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉइन रखा था, आपने इसको खींचा तेज़ी से, इसको तो मौका भी नहीं मिला, ये तो रेस्ट में था ना, आपने मोशन इसको दिया, ये तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो ये रेस्ट में ही रह गया। कॉइन किस में गिर गया, ग्लास में। ये काफ़ी पुराना चीज़ है ना, क्लियर है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जरा एक बात बताओ, कार में जो आगे लोग बैठे रहते हैं तो उनको वो सीट बेल्ट क्यों पहनना पड़ता है, क्योंकि वो चल रहा है अचानक कोई तेज़ी से, अब होता है क्या ना कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया, तो ड्राइवर थोड़ा प्रिपेयर रहता है, आधे सेकंड पौने सेकंड पहले प्रिपेयर रहता है कि अब हम ब्रेक मार रहे हैं। लेकिन उसके बगल में जो बंदा बैठा है ना, वो मान लो ऐसे ऐसे करके सो रहा है, उठ रहा है, पता नहीं जो भी है, उसको तो आइडिया नहीं है ना, वो तो प्रिपेयर नहीं है ना, तो ठक से लगेगा। अगर सीट बेल्ट अगर नहीं पहना है ना तो मुंडी के साइज़ का जो शीशा है ना आगे का वो उखड़ जाएगा, उसका मुंडी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, इसलिए सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। इसके बारे में आपके बुक में और भी है तो आप खुद देख लेना, होशियार हो भाई सारे लोग। इनर्शिया ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक काम करना, चलती हुई बस में कूद के देखना, ठीक है। क्या होगा, धड़ाम से गिरोगे पीछे की तरफ। देखा कि नहीं देखा है? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप बस में हो, बस चल रही है, ठीक है। तो आप कूद गए, आपका पैर ज़मीन के कांटेक्ट में आया, वो तो मोशन में है ना, तो पैर मोशन में रहेगा, पैर बस की वजह से पैर ज़मीन के कांटेक्ट में वो आगे रह गया, आपका बॉडी पीछे रह गया, आप धड़ाम से गिर गए। बस जा रही, आप कूदोगे तो आप उल्टा पीछे की तरफ। इसलिए क्या होता है, जब लोग बस से उतरते हैं तो बस के साथ ही दौड़ते रहते हैं रुकने से पहले।
अचानक बस से उतर के रुक गए तो गिरोगे, मूवेबल है कि नहीं, आपने देखा होगा ना। तो ये इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सीट बेल्ट वाला एग्जांपल मुझे यहीं पे देना चाहिए था, मैंने यहाँ पे गलत जगह पे दे दिया। यहाँ पे पोस्ट कार्ड वाला ठीक है, और भी याद आएगा तो बताऊँगा। सीट बेल्ट, कार चल रही है, बंदा बैठा हुआ है, कार की स्पीड मान लो 60 है, तो ड्राइवर के बगल में जो बैठा हुआ है उसकी भी स्पीड 60 है। अचानक ब्रेक लग गई 0, उसका जो कार के कांटेक्ट में जो उसके बॉडी का पार्ट था वो तो कार के साथ मूव कर रहा है, कार 0 तो वो भी 0, लेकिन जो अपर पार्ट है वो तो मूव ही करना चाहेगा ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसीलिए वो आगे की तरफ ठक से करता है, ठीक है ना। तो वो जो सीट बेल्ट वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे देना था, यहाँ पे मैंने गलत दे दिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ रहे हो ना, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। और कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? बिल्कुल, मान लो आप बस में बैठे हो, है ना, अचानक तेज़ी से चल पड़ी बस, अचानक, तो क्या होगा? है ना, आप ऐसे, क्यों? क्योंकि अब बस की कांटेक्ट में जो आपका जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा। वैसे तो पूरा बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन बस मूव कर रही है तो लोअर पार्ट मूव कर गया, अपर पार्ट रेस्ट में रहना चाहेगा, तो ऐसे गिरेगा। ये सब आप एक्सपीरियंस किया होगा हर समय, ठीक है। बस मान लो चल रही है, आप ऐसे खड़ा हो बिना कुछ पकड़े, बस रुक जाए तो क्या होगा? इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बस मोशन में है तो आप भी मोशन में हो, रुक गई तो बस के कांटेक्ट में आपका जो पैर था वो रुक गया, बाकी का अपर पार्ट वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसके बाद आप जानते हो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्या होगा अगर बस मान लो ऐसे से जा रही है, अचानक बस ऐसे टर्न करे और आपने कुछ भी नहीं पकड़ा है, ऐसे अगर टर्न करा तो आप ऐसे गिरोगे कि नहीं गिरोगे? क्यों? क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हो। अचानक बस का डायरेक्शन चेंज हो गया तो बस के साथ आपका जो बॉडी के बस के कांटेक्ट में आपका जो लोअर पार्ट था वो भी, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया, अपर पार्ट तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा इस लॉ की वजह से। तो ये आपके इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम देख लेना, बुक में ही दे रखा फर्स्ट लॉ पे। अब बेटा देखो, फर्स्ट लॉ बताता है ना कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये सब होगा, आपका मोशन चेंज हो जाएगा, ये बता रहा है। अगर नहीं लगाते हो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब जो सेकेंड लॉ है ना, वो फोर्स को कैलकुलेट करना सिखा रहा है। तो सेकेंड लॉ देखिए कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स या फोर्स, है ना, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, इज सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change in momentum। ये देखो, इसमें कुछ बातें ध्यान से सुनो। एक आता है प्रोपोर्शनल, ये बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा, प्रोपोर्शनल, है ना। जैसे मान लो आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज़्यादा आएंगे, तो मतलब प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप अगर क्या करो, वीडियो गेम ज़्यादा खेलो तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे? कम आएंगे। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है डायरेक्टली, तुम जो कर रहे हो वही अगला कर रहा है, तो एक जैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, घुमा के आपने 2 थप्पड़ मार दिए, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। अगर उल्टा है, उसने थप्पड़ मारा, बदले में आप उसको मिठाइयाँ खिला रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट, अभी टर्म आता है ना रेट, ये कई बार दिखाई देगा। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अपॉन टाइम, ये डिवाइड करोगे ना, मतलब डिनोमिनेटर में अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टाइम। तो ये कॉमन सा चीज़ है, अब आगे बहुत बार दिखाई देने वाला है। अब एक टर्म आता है मोमेंटम। मोमेंटम को कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें थोड़ी सी बात कर ले, फिर सेकेंड लॉ पे जाएंगे। क्या करें? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास एम होता है, पी, मास को केजी, और इसको क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं एमकेएस, बताया था ना। इसको ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं भाई? CGS यूनिट। पता है ना ये सब, kg का ग्राम ये। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर है? और चेंज देख रहे हो क्या क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब ये थोड़ी ना कि 58-54 दिखा रहे हो। चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, इनिशियल। अगर चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हर टुकड़े का ये अर्थ हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बता दिया, है ना, कि जैसा तू वैसा मैं। रेट का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। मोमेंटम का मतलब ये हो गया और ये। तो मोमेंटम समझ रहे हो ना, मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आता हूँ ये समझ रहे हो अच्छे से। इस पर अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं अगले वीडियो में, खाली मोमेंटम पे ही है, धांसू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखो, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम ग्राफ बनाओगे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले का, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब ये टाइम अगर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे, देख रहे हो ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो डेल्टा, ये डेल्टा यूज किया जाता है चेंज के लिए। एक होता है इंग्लिश में होता है ना कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल डेल्टा स्मॉल डेल्टा। तो कैपिटल डेल्टा यूज किया जाता है, अभी बताऊंगा आपको। चेंज इन मोमेंटम P, डेल्टा इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा कहाँ भी यूज किया जाता है? चेंज, है ना। अब ये हो गया फार्मूला। अब इसको मैं डेराइव करता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना जरा अभी इसकी बातों पे, समझ रहे हो? अब देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इसका मास मैंने m ले लिया, इनिशियली इसका स्पीड है u, है ना। इस पे फोर्स लगाया मैंने F। फोर्स लगाने के बाद, भाई फोर्स नहीं लगाता तो जैसा है वैसा ही, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है कि नहीं? फोर्स लगाने के बाद साइज थोड़ी ना बढ़ जाता है। हाँ अब ठीक है ना, मास वही है। अगर स्पीड कितना हो गया? v हो गया, देखो, ठीक है। और ये जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक गया ना, टाइम, क्योंकि टाइम भी आ रहा फॉर्मूले से t सेकेंड। तो अब ये हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है रे? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो m है, वेलोसिटी u मैंने लिया हुआ है। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम तो मास, अब ये थोड़ी कहेंगे फाइनल मास तो वही है, ठीक है ना। आपने फोर्स लगाया, मिसाइल थोड़ी ना मारा कि मास चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो गया? v। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया फिर? चेंज इन मोमेंटम, ये देखो डेल्टा P इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? ये v और u लिखा मैंने, क्लियर है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो ये है सेकेंड लॉ। अब जरा देखिए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो गया? एम वी माइनस एम यू, नीचे T है, रेट का तो यही मतलब हो गया। देखो भाई, तो F प्रोपोर्शनल टू m कॉमन v माइनस यू बाई टी। आपको पता है एक्सेलरेशन का आपने पढ़ा हुआ है ना डेफिनेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था? याद करो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है m इंटू ए, ठीक है। अब ये आता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, अल्फा प्रोपोर्शनल। इसको देखो, अब ये अब फिजिक्स में ये कॉमन सी बात है, प्रोपोर्शनल है, इसके बाद आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैंने शायद एग्जांपल से आपको समझाया भी था, फिर से देख लो आप, पहले वाले जो चैप्टर्स बताया था ना उसमें ज़रूर बताया था। जैसे मान लो मैंने या किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, अब मैं मारूंगा फिर आप मेरे को मारोगे, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है ना, आपका भरोसा नहीं, आप मार भी सकते हो।
जैसे मान लो आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, घुमा के उसने 2 थप्पड़ मार दिए, आपने 2 थप्पड़ मारा, घुमा के उसने 4 थप्पड़ मार दिए, 4 मारा 8 लगा दिए उसने, तो इसका जो रिएक्शन है ना, एक तो प्रोपोर्शनल है, जो आप जैसा कर रहे हो वैसा वो कर रहा है, जैसे को तैसा, पर वो डबल, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे ट्वाइस है ना, आपकी हरकतें उसकी जो हरकत है ना आपका डबल है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब जब भी यहाँ से ये हटाते हैं इक्वल टू के इंटू एम ए, ये जो के है ना ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये देखो, अब जो के का वैल्यू होता है ना ये हमेशा 1 होता है। तुम कुछ भी रखो, एफ रखो, एम रखो, ए कुछ ऐसा हो जाएगा कि के अपने आप 1 हो जाता है। अगर तुम ए रख लो 10, एफ रख लो, कुछ और रख लो, तो के का मास कुछ ऐसा लोगे ना के 1 हो जाता है। कुछ भी रखो, मास कुछ भी रखो, फोर्स कुछ भी रखो, एक्सेलरेशन ऐसा हो जाएगा कि के का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 1। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, ठीक है ना, के इक्वल टू 1 बाई एक्सपेरिमेंट। फिजिकल एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि के का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो गया एम इंटू ए, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया एफ का। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें ना फोर्स के मैग्नीट्यूड का पता चलता है कि फोर्स कितना है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, पर फोर्स को किलो में थोड़े ना डिनोट करेंगे। एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो बताओ कि m का क्या होता है kg, इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया भाई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूटन। बंदे को सम्मान दोगे कि नहीं दोगे, उसके नाम से ही पढ़ा हुआ है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, भाई साहब के नाम से, ठीक है। अब ये तो हो गया SI यूनिट, SI यूनिट जिसको हम कहते हैं MKS यूनिट। अब CGS में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना। 1 न्यूटन मतलब क्या हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, 1000 ग्राम, तुम देख रहे हो ना। मीटर को मैं कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। और सेकेंड को तो है ना, तो ये क्या हो गया 1000 इंटू ये क्या हो गया, देखो तो 1 लाख हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन ये देखो इक्वल टू दिस, इसको बोलते हैं डाइन। डायन नहीं रे, डाइन। ये देखो कितनी 10⁵ डाइन। ये देखिए क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम फिर से बात करेंगे ना, अभी न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे बहुत सारा। फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल्स भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सेकेंड लॉ से ना हमें ना फोर्स का पता चलता है कि फोर्स कैसे निकालेंगे। देखो अब आता है थर्ड लॉ। सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स थर्ड लॉ पे भी हैं। थर्ड लॉ बड़ा पुराना सा है, अपने दादा नाना भी बोलते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। एवरी एक्शन देयर इज, अच्छा इसका तो मैं भूल ही गया कि इसके भी एग्जाम्पल है। न्यूटन सेकेंड लॉ एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है मैं तो भूल ही गया। देखो तो बड़ा कॉमन से है कि जब आप कैच लेते हो तो कैच लेने के बाद आप ऐसे कर लेते हो ना, हाथ को ऐसे कर लेते हो ना, क्यों? क्योंकि बॉल आपके हाथ पे गिरा, ये देखो तो mv-u/t। मान लो बॉल आ रहा है वेलोसिटी से, मान लो बॉल आ रहा है 30 के गति से मीटर पर सेकेंड, तुम्हारे हाथ में तो कुछ जीरो करना है, कैच लेना है कि नहीं। मैं गड़बड़ कर दिया, जीरो करना है। शुरू में 30 का गति था, 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। तुमने मान लो, सुन लो, 0.0 या एक काम करता हूँ 1/100 सेकेंड में रोक लिया। कितना कम समय, मतलब बॉल उधर से किसी ने मारा, आके खट से आपके हाथ में लगा, फटाक, याद करो, है ना।
ऐसा स्पीड है कि पता चला तुम्हारे हाथ से बाहर निकला, मतलब ऐसे टिका दिया, तुम्हें ऐसे करने का मौका नहीं मिला, इतना सेकेंड। अब मास मान लो, बॉल का मास मान लो कितना लूँ, चलो 1/20 ग्राम ले लेता हूँ, केजी ले लेता हूँ, केजी में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो ज़रा बताओ जो बॉल ने आपके हाथ पे जो ताकत लगाया है ना, फोर्स लगाया, ज़रा देखो कितना है। माइनस तो आपको पता है रेसिस्टिंग फोर्स है, तुम उसको रोक रहे हो, तो नेगेटिव तो होना ही था, तुम्हें पता है ना, 30/20, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 150 न्यूटन, है ना। अब जरा देखो, ये तो तुमने लगाया, दूसरा कोई बंदा समझदार था, उसने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ लिया है मान लो, तो उसने क्या करा, सेम चीज़, अब वो बॉल को थोड़ा ऐसे लेके गया, तुमने जो आते ही बॉल को रोक लिया, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ पे, पाम पे इतना फोर्स लगाया बॉल ने, उसने क्या करा, थोड़ा ऐसे, उसने स्पीड रोकने का जो समय था ना बढ़ा दिया। तो ये तो 120 था, यहाँ पे 0 - 30 था, उसने 1 सेकेंड, समझ रहे हो, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 30/20, 1.5 न्यूटन। देखा, उस तुम्हारे पे 100 गुना ज़्यादा ताकत लगा, उस पे देखो उसके मुकाबले, है ना। तो सोचो तुम्हारे हाथ का क्या हाल होगा। तो इसीलिए क्या होता है ना कि इसका मतलब एग्जांपल, न्यूटन का सेकंड लॉ सही है, अगर टाइम बढ़ाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। वैसे भी जरा एक काम करो, कभी आपने ऊपर से कभी आप सीमेंटेड फर्श पे कूद के देखना, बहुत चोट लगता है, और वह उसी हाइट से तुम रेत पे कूद के देखना, चोट नहीं लगता। क्यों, जब आप रेत पे कूदोगे ना, तो आपको रुकते रुकते जो आपको रुकने का टाइम है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेत की वजह से। और सीमेंटेड फर्श पे जब जैसे ही कूदोगे ना वैसे ही रुक जाओगे, तो वहाँ पे टाइम बिल्कुल कम होगा, ये कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और आपके पैर आपका डैमेज भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल आपके बुक में दे रखे होंगे, कॉमन सा है, ये देख लेना खुद, समझ में आ रहा है ना कैसे। तो ऐसे कैच लेने के बाद ऐसे कर लेना, ठीक है, करते भी होगे, है ना। अब आता हूँ, ये चलो एग्जांपल दे रखा, आप इसको देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट थे, सेकेंड लॉ से रिलेटेड हर चीज़ इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड लॉ का मैं बता ही चुका हूँ, है ना, कि जो भी एक्शन करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब इसके एग्जांपल सुन लो, जैसे आप चलते भी हो ना, तो चलते हो तो क्या करते हो, आप पैर को ऐसे करते हो, पैर को जब ऐसे करते हो ना, तो अर्थ जो है ना आपको आगे की तरफ धकेलता है, आपकी बॉडी को, आप पैर को पीछे की तरफ धकेलते हो, ठीक है ना, और अर्थ आपके पैर को आगे की तरफ धकेलता है, तो मूवमेंट होता है। क्लियर है कि नहीं, मूवमेंट होता है। नाव चलाने वाले को देखा है, वो पानी को क्या करता है, पीछे धकेलता है, पानी नाव को आगे धकेलता है, तो नाव चलता है। बर्ड्स वगैरह जो उड़ती है ना, वो क्या करती है, वो ऐसे ऐसे, है ना, तो पूरा एयर को नीचे की तरफ धकेलती है, ऐसे एयर उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। राइफल, एनसीसी में गए हो, मैं गया हूँ। राइफल से गोली अगर छोड़ना है ना, तो जो राइफल का बट है ना उसको यहाँ पे लगाना पड़ता है ना। तो अगर थोड़ा सा गैप रहा ना, तो जैसे ही गोली छोड़ोगे ना खट से लगेगा, और ये पसली है ना, हिल जाएगा वैसे, ठीक है, बड़ा केयर के साथ, है ना भाई। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। नाव किनारे पे है, नाव से आप छलांग लगा दे तो किनारे पे, तो नाव ऐसे ऐसे नीचे की तरफ चला जाता, बाद में ऐसे ऐसे जंप करता। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने बुक में देखोगे ना तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, नोट्स बना लेना। न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर उसके एग्जांपल्स, न्यूटन सेकेंड लॉ उसके एग्जांपल्स, और थर्ड लॉ उसके एग्जांपल्स। ये इम्पॉर्टेंट है ना। जो आपका स्कूल का जो वर्कशीट कॉपी है ना, उस पर बना लेना, ऐसी रफली नहीं, ठीक है। चलिए।